हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सॉरी। तो अपना बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक चल रहा था। 11 नंबर जो चैप्टर है 12th बायोलॉजी का, थोड़ा हिंदी मीडियम में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बोर्ड क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कल, इसके बारे में कुछ डिस्कस भी किया था कि अपन बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, किस साइंटिस्ट ने क्या देखा था, क्या मीन्स होता है बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये कुछ बातें अपन ने कल की थी। इसके बाद में आज अपन बायोटेक्नोलॉजी का डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना। आगे क्या टॉपिक है अपने, मोस्टली अपन ने कल बायोटेक्नोलॉजी का डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी है, उसके दो सिद्धांत काम करते हैं, ठीक है ना। या बायोटेक्नोलॉजी दो प्रकार की थी, एक तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी, एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी थी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन ने ट्रेडिशनल लेवल पे डिस्कस किया था, जैसे कार्ड बना था, चीज़ बना था, इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए थे, वाइन बना था, ठीक है ना, डोसा बना था। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। इसके बाद में अपन ने थोड़ा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का डिस्कस किया था। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स होता है कि उसमें कुछ जैसे कुछ सेल की बात कर लो, चाहे ऑर्गेनल्स की बात कर लो, या कोई टिश्यू की बात कर लो, उस लेवल पे अगर अपन कोई उसमें मॉडिफिकेशन करके, उसमें कोई चेंजेस करके अपन कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस करके, ठीक है ना, उसके अंदर कोई अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे अपने एग्जाम्पल लिया, जैसे IVF है, कुछ वैक्सीन का डिस्कस किया था, कुछ एंटीबायोटिक्स का डिस्कस किया था। ये सारे के सारे किस में आते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो थ्योरी पे फंक्शन करती है, दो सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है ना। तो अपन दो सिद्धांत का डिस्कस करेंगे। आज का अपनी जो मेन हेडिंग है ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओके, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी होती है, उसमें दो सिद्धांत काम करते हैं, ठीक है ना। दो प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली सिद्धांत होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके बारे में कल थोड़ा सा डिस्कस अपन ने किया भी था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है, ठीक है ना। दूसरा अपन डिस्कस करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, या इसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, हिंदी में इसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी बोलते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक है। और इसे रासायनिक अभियांत्रिकी कहा जाता है, रासायनिक अभियांत्रिकी, ठीक है ना। अपने को अच्छे से एनालिसिस करना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो अपने को अच्छे से एनालिसिस करना है, हर चीज़ को अच्छे से देखने की कोशिश करनी है। और मैं हो सके उतनी कोशिश हिंदी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी लेक्चर होगा वो हिंदी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी दिक्कत आती है और मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी तो इंग्लिश में ही होती है, ठीक है ना। तो अपन कोशिश करते हैं जितनी टर्म्स हो वो हिंदी में भी यूज़ करें। तो अपने कल जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस किया था। जेनेटिक शब्द आया, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल का डिस्कस होगा। किसका होगा, अरे किसका डिस्कस होगा, जेनेटिक मटेरियल का होगा, आनुवांशिक पदार्थ का होगा। ये तो तुमको पता ही है, जेनेटिक शब्द आता है, अनुवांशिक की बात हो रही है। और जेनेटिक मटेरियल में मोस्टली कौन होता है, DNA होता है, RNA होता है। ये आपको पता ही है, सबको पता है कि आनुवांशिक पदार्थ है DNA या RNA होता है। तो अपन इस DNA या RNA में क्या कर दें, इंजीनियरिंग कर दें। DNA या RNA में क्या कर दें, इंजीनियरिंग कर दें। इंजीनियरिंग का मतलब है, मान लो ये एक DNA है, ओके, ये क्या है, DNA है, ठीक है। और इस DNA के ऊपर कुछ जीन है, इस तरह से मान लो ये जीन है, और ये जीन मान लो अच्छे कैरेक्टर नहीं लेके रखती है, अच्छे लक्षण नहीं है इस जीन के अंदर। अगर अपने को यहाँ पर इस DNA में अच्छे लक्षण इंटर करवाने हैं, तो क्या करते हैं, कोई दूसरा DNA लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो दूसरा DNA है, और इस DNA के ऊपर कोई अच्छी जीन है, मान लो ये अच्छी जीन है। इसको अपन ने कट किया और इस खराब जीन की जगह इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐड करने के बाद में ये जेनेटिक मटेरियल जो DNA है, इसमें कुछ चेंजेज आया, गुड कैरेक्टर आ गए,
ठीक है ना। इसके लक्षण है खराब थे, खराब की वजह से अच्छे लक्षण आ गए, इसमें अच्छे नहीं अपन खराब लिख सकते हैं, खराब लक्षण है तो इसमें कुछ चेंज किया। तो अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करना या फेरबदल करना क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। कोई भी अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ मोस्टली डीएनए और आरएनए होता है, उसके अंदर अपन क्या कर दें, कोई चेंजेस कर दें तो उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब ये चेंज करने के बाद में सेकंड प्रोसेस आती है केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। केमिकल इंजीनियरिंग का मेन ही एक ही प्रोसेस होगा। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अपन ने की है, इस प्रोसेस को अपन स्टेराइल कंडीशन में लाकर, कैसी कंडीशन में लाकर? स्टेराइल कंडीशन में लाकर उसका मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो इसमें मोस्टली क्या होता है? स्टेराइल कंडीशन आती है, स्टेराइल कंडीशन आती है, या मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है, कैसा वातावरण बनाया जाता है? संदूषित वातावरण बनाया जाता है, ठीक है ना, प्रदूषित ना हो वैसा वातावरण बना के इस जो डीएनए में जीन डाली है अपने, उस जीन की बहुत सारी क्या कर लें? कॉपी बना लें। तो उसे अपन क्या कहेंगे? अपन मोस्टली केमिकल इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद में जो प्रोसेस करवाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो इसकी अपन अगर हिंदी में डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो सूक्ष्म संदूषण, सूक्ष्म संदूषण, ठीक है ना, सूक्ष्म संदूषण, सूक्ष्म संदूषण रहित वातावरण, सूक्ष्म संदूषण रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीव, बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीव, बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीव या सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि कराकर, या सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि करवाकर कोशिकाओं में वृद्धि करवाकर, देखो क्या लिखा है अपन ने कि सूक्ष्म संदूषण रहित वातावरण, ठीक है ना, बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीव या सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि कराकर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद करवाकर, अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद प्राप्त करना, उत्पाद प्राप्त करना, जैसे एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जैसे क्या? एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कौन होगा? एंटीबायोटिक्स, टीके आदि का निर्माण करना, आदि का निर्माण करना किसके अंदर आता है? रासायनिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है, रासायनिक इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है। अपन ने क्या लिखी है केमिकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन? देखो, सूक्ष्म संदूषण रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीव या सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि करवाकर अधिक मात्रा में क्या बना लें? जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद या बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना लें, तो उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और इसमें एंटीबायोटिक टीके आएंगे, इसका ही निर्माण किया जाता है। कुछ प्रोटीन्स का निर्माण कर लेते हैं, किसका निर्माण कर लेते हैं? प्रोटीन्स का निर्माण कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वैक्सीन अगर वगैरह के लिए अपन ने इनका अगर अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? केमिकल इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, किसी अनुवांशिक पदार्थ के अंदर, किसी अनुवांशिक पदार्थ के अंदर, अनुवांशिक पदार्थ के अंदर परिवर्तन करके उस अनुवांशिक पदार्थ को सुधारा जाता है, उस अनुवांशिक पदार्थ को सुधारा जाता है, क्या कहलाता है? सुधारा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी मोस्टली। कितने प्रकार की थी? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी? एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरी केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। अब अपन कुछ बायोटेक्नोलॉजी का हिस्ट्री का डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। किसका डिस्कस करते हैं? हिस्ट्री का। बायोटेक्नोलॉजी की एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना, तो उसका इतिहास भी देख लेते हैं। किसका? बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है ना।
तो अब अपन डिस्कस करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री क्या होती है इसकी, बायोटेक्नोलॉजी का इतिहास। एक बात बता देता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी का जो फादर है कौन है, अपन ऐसे लिख सकते हैं, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो पॉल बर्ग है, ठीक है ना। कौन है, पॉल बर्ग नाम के वैज्ञानिक को कहा जाता है। किसका फादर कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का कहा जाता है। और इन्होंने एक वायरस से एक जीन लिया था, ठीक है ना, जिसको इकोलाई में, ये बात है 1971 की, 1971 की बात है, ठीक है ना। इतिहास की बात कर रहे हैं जिसमें जैव प्रौद्योगिकी का जो पिता होता है, फादर होता है, वो कौन है, पॉल बर्ग नाम का वैज्ञानिक है। और उन्होंने एक वायरस से कोई जीन लिया और उस जीन को एक इकोलाई में, बैक्टीरिया में प्रवेश करवाया था। और करवाने के बाद में कुछ उसमें चेंजेज किए थे, जिसकी वजह से इसे फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम था SV40, सॉरी एक वायरस था जिसका क्या नाम था SV40, ठीक है ना। और जिसे सिमियन वायरस के नाम से भी जाना जाता है। SV40 को किस नाम से जाना जाता है, सिमियन वायरस के नाम से, ओके। और ये वायरस था, सिमियन वायरस था। इस वायरस से इन्होंने एक जीन को लिया था। किसको लिया था, एक जीन को निकाला था, ठीक है। इन वैज्ञानिक ने क्या किया, इस जीन को निकाला था और एक बैक्टीरिया था जिसका क्या नाम था, इकोलाई था, ठीक है ना। आपको पता है ना इकोलाई की फुल फॉर्म क्या होती है, इस्चरिया कोलाई, ठीक है ना। और इस बैक्टीरिया के अंदर इन वैज्ञानिक ने एक वेक्टर यूज किया था। इस बैक्टीरिया के अंदर मान लो ये सेमियन वायरस है, मान लो ये कौन है, सेमियन वायरस है, ओके। और इस वायरस के अंदर एक जीन है, ठीक है, मान लो ये इसकी क्या है, जीन है। इस जीन को इन्होंने बाहर निकाल लिया, मान लो ये जीन है, इस जीन को क्या किया, बाहर निकाल लिया, ओके। और इस जीन को बाहर निकाल के एक बैक्टीरिया था, इकोलाई, ये क्या है, बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया के अंदर इसको डाला, और डालने के लिए इसने एक वेक्टर का यूज किया था जिसे अपन बोलते हैं ना बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज एक अपन मोस्टली बोलते हैं वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस होता है। इस वायरस से एक वेक्टर को निकाला था। इस बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है, इस वायरस से एक वेक्टर को निकाला था जिसका नाम था लैम्डाफेज। क्या नाम था, लैम्डाफेज। इस वायरस के अंदर ये इस लैम्डाफेज वेक्टर के अंदर किसको एंटर करवाया, इस जीन को एंटर करवाया। और इस जीन को एंटर करवा के बाद में किस में ट्रांसफर कर दिया, इकोलाई में ट्रांसफर कर दिया। इसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था, पॉल बर्ग ने किया था, जिसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ओके। और एक बात और बता देता हूँ, मोस्टली इन्होंने क्या लिया, जीन लिया, और जीन को किस में डाला, बैक्टीरियोफेज के, या बैक्टीरियोफेज एक वायरस था जिसमें एक वाहक होता है जिसका क्या नाम होता है, लैम्डाफेज होता है। क्या नाम होता है, लैम्डाफेज होता है। और उसके अंदर इंटर करवा के इसने बनाया, और इस तरह से जो बनाया था ना, इस तरह से इन्होंने एक वेक्टर लिया, मान लो ये कोई वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर में इन्होंने किसको इंसर्ट करवाया, इस जीन को इंसर्ट करवाया। मान लो इस वेक्टर के अंदर क्या करवा दिया, इन साइंटिस्ट ने जीन को इंसर्ट करवा दिया। ये जो बनी हुई स्ट्रक्चर होती है ना, इसे RDNA बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है, RDNA, जिसे रिकॉम्बिनेंट DNA के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रिकॉम्बिनेंट DNA के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा, रिकॉम्बिनेंट DNA के नाम से, ठीक है ना। ये बनने वाली स्ट्रक्चर RDNA थी। तो सबसे पहले पुनर्योगज DNA के बारे में किसने बताया था, पॉल बर्ग ने बताया था, ओके। अब कुछ साइंटिस्ट और भी आए थे इसके बाद में। अब एक बात और बता देता हूँ, ये तो RDNA नॉर्मली RDNA बना दिया था, लेकिन एक सफलतापूर्वक सक्सेसफुल एक RDNA बनाया था, 2 साइंटिस्ट थे, उनका भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अपन ने किसका डिस्कस किया है, पॉल बर्ग का किया है। किसका डिस्कस किया, पॉल बर्ग का। इसके बाद में जो साइंटिस्ट आता है, उस साइंटिस्ट 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्टैनले कोहेन और दूसरा था हर्बर्ट बोयर। कौन था, एक स्टैनले कोहेन और दूसरा कौन सा था,
हर्बर्ट बॉयर, ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। एक कौन था? स्टैनली कोहेन, दूसरा कौन सा था? हर्बर्ट बॉयर था। इन्होंने सबसे पहले जो डीएनए बनाया था उसे आरडीएनए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरडीएनए, ठीक है ना। दो डीएनए को जोड़कर बनाया गया डीएनए, दो कैरेक्टर को जोड़कर या दो डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़कर बनाया गया डीएनए क्या कहलाता है? आरडीएनए, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में इसे पुनर्योगज डीएनए के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पुनर्योगज डीएनए के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले कौन सा डीएनए बनाया? आरडीएनए बनाया था, ठीक है ना। और जो ये आरडीएनए बनाया था वो डीएनए मोस्टली एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। इन्होंने एक बैक्टीरिया को लिया, क्या लिया? एक बैक्टीरिया को लिया, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम था? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। क्या नाम था? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ओके। इस बैक्टीरिया का क्या नाम था? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम था। इस साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से एक इन्होंने वेक्टर को निकाला, एक प्लाज्मिड को निकाला, ओके। किसको निकाला? प्लाज्मिड को निकाला, ठीक है। और इस प्लाज्मिड को निकाल के, मान लो ये प्लाज्मिड है, ओके, मैं इधर की तरफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये एक स्ट्रक्चर है जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? ओनली फॉर किस में पाई जाएगी प्लाज्मिड? बैक्टीरिया के अंदर। और ये इसे अपन एक प्लाज्मिड एक प्रकार का वेक्टर ही है। ये जो अपने बनाई है ना स्ट्रक्चर, ये किसकी है? प्लाज्मिड की है, ठीक है ना, प्लाज्मिड की है। और ये एक प्रकार का क्या होता है? वेक्टर होता है। इसी के थ्रू किसी होस्ट के अंदर अपन किसी जीन या डीएनए को क्या करते हैं? इंसर्ट करवाते हैं, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर होती है ये डबल सर्कुलेटरी होती है या डबल स्ट्रैंड होती है, डबल स्ट्रैंड होती है। दूसरी बात ये सर्कुलेटरी होती है, सर्कुलेटरी होती है, ठीक है। वर्ताकार होती है, द्विसूत्रीय संरचना होती है जिसके अंदर रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। रेप्लिकेशन का मीन्स होता है प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृतिकरण कर सकता है। और ये बैक्टीरिया में पाई जाती है। मान लो मैं इधर की तरफ एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इधर की तरफ किसकी बना रहा हूँ? एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है और बाहर की तरफ कौन है? सेल वॉल है, ठीक है ना। अंदर की तरफ कौन है? सेल मेम्ब्रेन, और बाहर की तरफ कौन है? सेल वॉल है। ये तो आप लोगों को पता भी होगा, इसका नाम मैं दे देता हूँ सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। और इसका नाम क्या दे देता हूँ मैं? सेल मेम्ब्रेन दे देता हूँ, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर की तरफ इनका जेनेटिक मटेरियल भी होगा। इसके अंदर की तरफ कौन होगा? इसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होता है नेक्ड फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास प्रॉपरली न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं, इसके अंदर एक सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर पाई जाती है, वर्ताकार संरचना पाई जाती है, ठीक है ना, या इसे एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए भी कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, ओके। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए का मीन्स होता है कि इस बैक्टीरिया के अंदर जो खुद का डीएनए है, इस डीएनए के समान कोई फंक्शन करने की एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, या उसे अपन किस नाम से जानते हैं? वेक्टर के नाम से जानते हैं। या अपन बोल सकते हैं कि जीवाणु कोशिका के अंदर गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा गुणसूत्रीय डीएनए के समान फंक्शन करने वाली संरचना को क्या बोलते हैं? वेक्टर के नाम से जानते हैं। और इसने, इन वैज्ञानिकों ने इन प्लाज्मिड को लिया और इन प्लाज्मिड के अंदर किसी डीएनए को इंसर्ट करवाया। यहाँ पर मान लो कोई जीन दूसरा इंसर्ट करवा दिया, ओके। और ये इंसर्ट करवाने के लिए मोस्टली एक एंजाइम भी यूज होता है जिसे अपन बोलते हैं रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है ना। और लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़कर इसने एक डीएनए बनाया, और इस डीएनए को किस नाम से जाना? आरडीएनए के नाम से, ठीक है ना। तो किन वैज्ञानिकों ने बनाया था? स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने सफलतापूर्वक पहला कैसा डीएनए बनाया था? आरडीएनए बनाया था। आरडीएनए को इससे पहले भी पॉल बर्ग नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। पॉल बर्ग ने मोस्टली किस बैक्टीरिया पे लिया था, किस वायरस पे काम किया था? सिमियन वायरस के अंदर किया था, उसका जीन लिया, इकोलाई में डाला था, ठीक है ना। इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि इनकी हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की है अपन ने। किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी का फादर है वो कौन है? बायोटेक्नोलॉजी का फादर कौन होगा? पॉल बर्ग होगा।
1971 के अंदर इसने क्या किया था, SV40 वायरस से कोई जीन लिया था और इकोलाई में इंसर्ट करवाया था। बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट एक प्लाज्मिड था जिसे अपने क्या नाम लिया है, बैक्टीरियोफेज के अंदर कौन सा था, अपन बोल सकते हैं कि एक वेक्टर था जिसे लेमडा फेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसमें इंसर्ट करवाया। इसके बाद में स्टानले कोहेन और कौन सा हर्बर्ट बोयर आया, इन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ये थी हिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है ना। तो आज अपन ने बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री को जानने की कोशिश की है, किस प्रकार से थी। आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को बार बार देखिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।